हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सेकेंड यूनिट अपनी चल रही है, पेपर फर्स्ट चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, और सेकेंड यूनिट का एक चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं पहले, न्यून तापों का उत्पादन। उसी का दूसरा चैप्टर है ये आणविक वेगों का आवंटन एवं अभिगमन घटना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेनास। दो चैप्टर हैं इसमें सेकेंड यूनिट में। तो पहला तो अपन पढ़ चुके हैं ना, न्यून तापों का उत्पादन। इसका दूसरा चैप्टर है ये आणविक वेगों का आवंटन। पहली हेडिंग है मैक्सवेल का आणविक वेगों का आवंटन नियम। आवंटन मानी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वितरण भी कह सकते हैं इसको, बंटना वेगों का, यानी वेगों का वितरण किस तरह से होता है, आणविक वेगों का आवंटन नियम। तो गैसों के अणुओं के लिए है वेगों का ये। तो मैक्सवेल का आवंटन नियम समझने के लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, यानी इस नियम के अकॉर्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक्चुअल में ये आदर्श गैस के अणुओं के लिए है, वास्तविक गैसों के अणुओं के लिए उतना यथार्थ नहीं होता, लेकिन मूल रूप से ये आदर्श गैसों के लिए है। तो नंबर एक पॉइंट क्या है, गैस के सभी अणु, पॉइंट में यह सब लिख रहा हूँ बोर्ड पे, गैस के सभी अणु सर्वसम होते हैं। सर्वसम मानी सबका साइज क्या है, बराबर। ऐसा नहीं है कोई अणु छोटा कोई बड़ा, सब बराबर द्रव्यमान के बराबर साइज के होते हैं। अतः इन्हें दृढ़ पिंड माना जा सकता है। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म लिख सकते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अति सूक्ष्म दृढ़ पिंड माना जा सकता है। तो गैस के जितने भी अणु हैं वो सर्वसम हैं, समान साइज के हैं, समान द्रव्यमान के हैं। तो गैस के सभी अणु समान साइज के हैं, समान आकार के हैं, इसलिए द्रव्यमान समान है। इनको क्या मान सकते हैं, अति सूक्ष्म दृढ़ पिंड माना जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैस के सभी अणु सतत रूप से गतिमान होते हैं, सतत रूप से गतिमान होते हैं, यानी कि रुकते नहीं है कोई भी अणु, रुके होने का कोई काम नहीं है। सभी अणु लगातार क्या करते रहेंगे, गति करते रहेंगे, सतत रूप से गतिमान होते रहेंगे। तीसरा, गैस के सभी अणु सर्वसंभव दिशाओं में, सर्वसंभव मतलब जितने भी पॉसिबल हैं दिशा, सर्वसंभव दिशाओं में सर्वसंभव वेगों से गतिमान होते हैं। यानी इनकी वेग की कोई लिमिट नहीं है, फिक्स नहीं है वेग कि इस वेग से गति करेंगे। जितने संभव वेग हो सकते हैं उतने वेगों से गति कर सकते हैं, और जितनी दिशाएं हो सकती हैं उन सब में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में। चौथा पॉइंट, गैस के अणु टक्कर के अलावा, यानी जब वो टक्कर करेंगे आपस में, गति कर रहे हैं तो लगातार आपस में टक्कर भी करेंगे, सभी दिशाओं में गति कर रहे हैं, कोई इधर से आ रहा कोई इधर से आ रहा, टकराएंगे भी आपस में। तो गैस के अणु टक्कर के अलावा एक दूसरे पर कोई बल आरोपित नहीं करते हैं, कोई बल आरोपित नहीं करते हैं। यानी जब टक्कर करेंगे अणु एक दूसरे से, तभी वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, बल। टक्कर के अलावा अगर वो गति कर रहे हैं तो कोई एक दूसरे पे बल नहीं लगाते, अतः सरल रेखा में गति करते हैं, सरल रेखा में गति करते हैं। यानी दो टक्करों के बीच में उनका पथ कैसा होगा, सरल रेखीय।
दो टक्करों के बीच में पथ कैसा होगा उनका? सरल रेखीय। केवल टक्कर जब करेंगे तब एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, इसके अलावा जब लगातार गति कर रहे हैं उस समय उनके बीच में आपस में कोई भी बल एक दूसरे पर नहीं है। पांचवा, जो टक्कर होगी वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी। टक्कर पूर्णतः क्या होती है? प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ टक्कर समझते ही हो, जिसमें संवेग गतिज ऊर्जा का संरक्षण होता है, वैसी टक्कर है। फर्स्ट ईयर में पढ़ी टक्कर तुमने। टक्कर पूर्णतः क्या होती है? प्रत्यास्थ। अगला जो पॉइंट है, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या यानी कि घनत्व। प्रत्येक एकांक आयतन में अणुओं की संख्या यानी कि घनत्व सर्वत्र समान होता है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। जैसे किसी पात्र में अगर गैस भरी है तो उसके सभी स्थानों पर घनत्व क्या रहेगा? जैसे ये पात्र है, मान लो कमरा, इसमें गैस भरी है, सब जगह समान है। ऐसे नहीं कि एक जगह ज़्यादा है, इकट्ठे हो गए अणु, एक जगह है ही नहीं, खाली हो गए, कि वो तो चलते रहते हैं लगातार। रुकने का तो काम है ही नहीं, जो इकट्ठे होंगे एक जगह कि वहाँ घनत्व तो बढ़ जाएगा, या किसी जगह खाली रह जाए, बिल्कुल है ही नहीं एक भी, तो जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि चलते रहते हैं सब लगातार। टक्कर के बाद भी दिशा बदलती रहती है, तो चलते रहते हैं, इसलिए घनत्व क्या रहता है? समान, यानी नियत कह सकते हैं। सभी स्थानों पर घनत्व का मान क्या रहेगा? नियत रहेगा। और अगला पॉइंट है, प्रत्येक टक्कर में अणुओं का वेग एवं दिशा। इस टक्कर होगी तो वेग चेंज हो जाएगा, घट जाए या बढ़ जाए, और दिशा भी क्या हो जाएगी? चेंज। इधर से आ रहा है, टक्कर के बाद इधर चला गया, इधर चला गया। अनियमित गति करते हैं, यादृक्ष गति करते हैं, तो टक्कर के बाद अणुओं का वेग एवं दिशा परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु एक निश्चित चाल परास में, एक निश्चित चाल परास मतलब चाल की या वेग की रेंज। एक निश्चित चाल परास में अणुओं की संख्या नियत रहती है। अणुओं की संख्या क्या रहती है? नियत। अलग अलग परास में अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक निश्चित परास में अणुओं की संख्या क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनके आधार पर अपन आगे पूरा अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए, उधर आगे चले जाए फिर कट जाए। अब मान लीजिए किसी पात्र में गैस भरी है। माना किसी पात्र में एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या स्मॉल n है। किसी पात्र इसमें गैस भरी हुई है, उसके एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या मान लेते हैं अपन? n। अब n अणुओं की संख्या है, और माना किसी अणु का वेग c है। कोई भी अणु ले सकते हैं अपन, किसी पर्टिकुलर एक अणु की बात कर रहे हैं, तो माना किसी अणु का वेग c है। वेग को अपन c से दिखा रहे हैं। अब चूंकि डायरेक्शन तीनों होगी x y z, तो x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन में उनके वेग के घटक मान सकते हैं u v w। तो x, y और z अक्षों के अनुदिश वेग के घटक, वेग के समकोणिक घटक होते हैं ना, वेग के घटक हैं u, v एवं w मान लेते हैं। यानी x के अनुदिश u घटक हो गया, y के अनुदिश v हो गया, और z के अनुदिश w। तो c स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। घटकों के रूप में लिखते नहीं है कि अपन घटक करते हैं जब, स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसको अभी समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। अब अपन एक निश्चित चाल परास में ही बात करेंगे पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग परास में संख्या अलग अलग होती है। तो एक निश्चित परास में अपन प्रायिकता लेके चलते हैं। तो माना x दिशा में
चाल परास, चाल की रेंज u एवं u प्लस डी यू। एक्स दिशा में u है घटक, एक्स दिशा में वेग का घटक u है, तो चाल परास क्या होगी u और u प्लस डी यू। तो एक्स दिशा में चाल परास u प्लस u एवं u प्लस डी यू में प्रायिकता एफ यू डी यू मान लेते हैं। अणुओं के होने की प्रायिकता है, अणुओं का वेग इस परास में होने की प्रायिकता क्या है, एफ यू डी यू। इसी तरह से वाई दिशा में चाल परास v एवं v प्लस डी वी में प्रायिकता क्या मान लें, एफ वी डी वी। और इसी तरह से जेड डायरेक्शन में चाल परास क्या है, W एवं W प्लस डी डब्ल्यू में होने की प्रायिकता एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अलग अलग प्रायिकता मान ली अपन ने, इस रेंज में ये प्रायिकता, इस रेंज में ये, इस रेंज में ये एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये जेड डायरेक्शन में। तो प्रायिकता सिद्धांत जो होता है उसके अकॉर्डिंग संयुक्त प्रायिकता क्या हो गई, सबको मिला के प्रायिकता सिद्धांत से संयुक्त प्रायिकता, संयुक्त प्रायिकता P बराबर क्या हो गई, इन तीनों का गुणा हो जाएगा एक तरह से, एफ यू डी यू इंटू एफ वी डी वी इंटू एफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू इंटू डी यू डी वी डी डब्ल्यू। तो प्रायिकता हो गई। अब इस प्रायिकता के अनुसार इस ऊपर जो परास अपन ने लिखी है, उपरोक्त परास में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रायिकता को n से गुणा कर देंगे ना, क्योंकि एकांक आयतन में क्या मानी अपन ने, n। तो इस प्रायिकता में अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, n से गुणा हो जाएगा प्रायिकता का। तो उपरोक्त परास में, उपरोक्त मतलब इसकी बात कर रहे हैं अपन, x डायरेक्शन में u और u प्लस डी y इसमें। तो उपरोक्त परास में कुल अणुओं की संख्या, उपरोक्त परास में कुल अणुओं की संख्या, इसको अपन dn लिख सकते हैं क्योंकि रेंजित है u और u प्लस डी यू की। तो अणुओं की संख्या dn बराबर क्या हो जाएगा, n, और प्रायिकता से गुणा कर दो, ये प्रायिकता जो हमने लिखी है u वी डी वी लिखी। तो P dn बराबर क्या हो गया, n। प्रायिकता की जगह मान ये लिख दो, एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। इसको हमने लिख दिया समीकरण नंबर 3। तो कुल अणुओं की संख्या ये आ गई किसमें, प्रायिकता के अनुसार n से गुणा करके अपन ने अणुओं की संख्या लिख ली। अब मान लो अपन एक त्रिविमीय आकाश की कल्पना करें, स्पेस होता है ना त्रिविमीय आकाश, एक्स वाई जेड डायरेक्शन से बना हुआ। तो इसमें u के अनुदिश वेग का घटक u, y के अनुदिश v और z के अनुदिश क्या माना हमने, w, और इनका परिणामी वेग क्या माना हमने, c है ना परिणामी घटकों का u v w का। यहाँ एक अल्पांश ले लें, मान लो ये हमने क्या ले लिया, एक अल्पांश। अल्पांश की विमा क्या हो गई, डी यू डी वी और जेड दिशा में डी डब्ल्यू। क्योंकि परास क्या है इनकी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, डी यू तो ही है, इनका डी वी इनका डी डब्ल्यू। वेग का ही वैसा आयतन नहीं है लंबाई चौड़ाई वाला, वेगों के रूप में एक अल्पांश आयतन अपन ने ले लिया। तो अल्पांश आयतन में ये डी एन अणुओं की संख्या समीकरण 3 है। यदि त्रिविमीय आकाश में, त्रिविमीय गति कर रहे हैं, आकाश मतलब स्पेस, एक अल्पांश वेग परास की कल्पना करें। अल्पांश वेग परास ही हो गई डी यू डी वी डी डब्ल्यू का। इसकी विमाएँ क्या है, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो इसमें अणुओं की संख्या समीकरण 3 से निर्धारित है।
समीकरण 3 लिख रखा है ना अपन ने, ये अल्पांश में है, ये डी यू डी वी डी री बी रेंज में, तो इसी अल्पांश आयतन में है ये। समीकरण 3 से निर्धारित है, समीकरण 3 से निर्धारित है। तो घनत्व कैसे लिखेंगे अपन, इसका घनत्व कैसे लिखेंगे, घनत्व कैसे लिखते हैं, एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या में काय का भाग देते हैं, आयतन का। तो इस अल्पांश में घनत्व कितना हो जाएगा, इस अल्पांश में घनत्व को रो से दिखा दें अपन, तो रो बराबर क्या होगा, अणुओं की संख्या में काय का भाग देना है, अणु की संख्या कितनी है इस अल्पांश में, dn, और आयतन क्या है इसका, du dv, यही तो विमा है इसकी, du dv dw, तो आयतन का भाग दे देंगे, घनत्व हो जाएगा ना। तो dn का मान तो ये रहा, fu fv fw, du dv dw, इसमें भाग दे दिया हमने du dv dw का, n और है साथ में गुणा में, तो ये तो कट जाएंगे। तो घनत्व कितना आया हमारा, n fu fv fw। अब चूंकि अपन ने अभी पॉइंट लिखा था कि घनत्व सब जगह एक समान होता है, सभी आयतनों में, सभी स्थानों पर घनत्व का मान क्या है, यानी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, u डायरेक्शन बाई डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, यानी रो क्या होता है, नियत। क्योंकि रो वेग की दिशा पर निर्भर नहीं है, इसलिए रो क्या होगा, नियत। अभी पॉइंट लिखा है ना मैंने अभी, सर्वत्र घनत्व क्या रहता है, एक समान रहता है। तो एक घनत्व एक समान मतलब नियत, तो रो का मान नियत है, तो इसको नियत लिख सकते हैं। तो n, इसको समीकरण लिख दो अभी 4, तो n fu fv fw इक्वल टू क्या है, नियत। अब इसका अगर अपकलन कर दें तो क्या होगा, नियत का अपकलन 0 होता है ना, तो d n fu fv fw इक्वल टू क्या हो जाएगा, नियत में परिवर्तन 0 होता है तो अपकलन 0। अब इसका अपकलन करेंगे अपन, तो n तो कांस्टेंट है वैसे भी संख्या, उसको तो अपकलन से बाहर निकाल के 0 में ले जाओ, बाकी 3 चर हो गए, fu fv fw, fu fv fw इक्वल टू क्या है, 0। अब इसका अपकलन करो एक एक करके, पहले इसका करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट होंगे, तो fv fw कांस्टेंट हो गए, इन दोनों कांस्टेंट रख के इसका करेंगे, डेल fu अपॉन fu का हो रहा है ना, इसका किसके सापेक्ष हो रहा है, डेल u इंटू डी यू के सापेक्ष हो रहा है अपकलन, इन दोनों कांस्टेंट रख दिया, इसका कर दिया, फिर प्लस इन दोनों को रख दो, fu fv एज इट इज, fw fv का कर दो, डेल fv अपॉन डेल v इंटू dv, फिर fu और fv को रखो एज इट इज, और किसका हो जाएगा, डेल fw अपॉन डेल w इंटू dw इक्वल टू 0। आंशिक अपकलन के रूप में करते हैं ना अपन, उस तरह से अपकलन अपन ने तीनों का कर दिया। ये समीकरण नंबर हमारा हो गया कितना, 5, 4 पहले हो गए, तो समीकरण 5 हो गया ये। अब चूंकि ऊपर अपन ने समीकरण 1 लिखा था, एक सी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसका भी अगर अपकलन करें तो क्या आएगा, पहले एक काम करते हैं, समीकरण 5 में भाग दे दो, पहले fu fv fw का भाग दे दो, थोड़ा सा और संशोधित कर दो इसको, इस पूरे समीकरण में fu fv और fw का क्या दे दो, भाग दे दो, ताकि ये अलग अलग फॉर्म में आ जाएंगे, केवल u के रूप में, केवल b के रूप में और केवल w के रूप में।
अब इसमें भाग दिया अपन ने, तो एफ वी और एफ डब्ल्यू कट गया, तो क्या बचा 1/FU डेल FU अपॉन डेल U DU, केवल ये बच गया ना इधर। ऐसे इसमें प्लस FU और FW कट गया, 1/FV डेल FV अपॉन डेल V DV, प्लस ऐसे इसमें FU FV कट गया, तो 1/FW डेल FW अपॉन डेल W DW इक्वल टू 0। अब लिख दो समीकरण 5। इसी के लिए ये केवल U के रूप में हो गया पूरा पद, ये B के रूप में हो गया और ये केवल W, बाकी हटा दिया हमने। अब समीकरण 1 से जो हमने लिखा था c² बराबर U² प्लस V² प्लस W², इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा 2C DC बराबर 2U DU 2V DV और 2W DW। अब C चूँकि नियत है यहाँ पे, तो इसका भी अपकलन 0 हो जाएगा ये, तो 0 इक्वल टू 2 को भी कॉमन लेके कहाँ चले जाएंगे 0 में, तो U DU प्लस B DV प्लस W DW, इसको समीकरण नंबर लिख दो 6। DC का मान 0 होगा इसलिए 0 हो गया इधर। अब समीकरण 6 को एक कांस्टेंट बीटा से गुणा करके समीकरण 5 में जोड़ दो। समीकरण 6 को क्या करना है, बीटा से गुणा करके। बीटा एक कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं है बीटा का कि कोई विशेष चीज़ है, बीटा से गुणा करके और समीकरण 5 में जोड़ने पर, तो इस पूरे को बीटा से गुणा कर देना है और समीकरण 5 में जोड़ना है। तो समीकरण 5 में भी DU का पद है, इसमें भी DU का पद है, तो DU तो कॉमन ले लेंगे, बाकी यहाँ से ये बचेगा और यहाँ से बचेगा बीटा U, ऐसे इसमें यहाँ से ये वाला बचेगा और यहाँ से बीटा V, बीटा से गुणा कर रहे हैं ना अपन, इसमें ये बचेगा और यहाँ से बीटा W, तो यहाँ लिख देते हैं अपन। तो अब ये लिख दिया हमने, तो क्या आएगा 1/FU डेल FU अपॉन डेल U DU, DU तो कॉमन ले लिया हमने, प्लस यहाँ से क्या आएगा बीटा U। जोड़ रहे हैं ना अपन दोनों समीकरणों को, इसको बीटा से गुणा किया हमने, DU दोनों में ही है ना, तो कॉमन ले लिया हमने, ये बीटा U और यहाँ से ये बच गया। ऐसे ही सेकंड पद में क्या बचेगा प्लस 1/FV डेल FV अपॉन डेल V प्लस बीटा V और DV। इसी तरह थर्ड में क्या बचेगा 1/FW डेल FW अपॉन डेल W प्लस बीटा W और इक्वल टू 0। एक साइड में तो इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, तो ये हो गया हमारा। अब चूंकि U, V एवं W इंडिपेंडेंट एक दूसरे से, U पे V डिपेंड नहीं करता, V पे W नहीं, तो XY Z अलग अलग डायरेक्शन होती है, एक दूसरे पर डिपेंड थोड़ी है। तो U, V, W स्वतंत्र चर हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, इसलिए जो अलग अलग ये जो है ना U का पूरा, ये पूरा B का और ये पूरा W का, तो अलग अलग भी 0 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि U, V, W क्या है अलग अलग। अतः प्रत्येक पद अलग अलग 0 के बराबर होगा, अलग अलग 0 के बराबर, अलग अलग तीनों को 0 के बराबर लेना है। तो एक को सॉल्व कर लो, बाकी को इसी प्रकार लिख देंगे। तो इसको 0 के बराबर ले लेते हैं, तो 1/FU डेल FU अपॉन डेल U प्लस बीटा U इक्वल टू क्या हो गया 0। बीटा U को उधर ले जाओ, 1/FU डेल FU अपॉन डेल U इक्वल टू हो गया माइनस बीटा U, माइनस बीटा U हो गया, या इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल FU अपॉन FU
इक्वल टू माइनस बीटा यू इंटू डेल यू। समाकलन करें इसका, इसका क्या कर दो, समाकलन कर दो। समाकलन ऑफ डेल एफ यू अपॉन एफ यू इक्वल टू माइनस समाकलन बीटा यू डेल यू। समाकलन कर दिया ना तरफ, इसका समाकलन क्या आएगा, एफ यू के सापेक्षित क्या हो जाएगा समाकलन इसका, लॉग एफ यू हो गया ये। अच्छा 1/x का लॉग एक्स होता है ना ऐसे, लॉग एफ यू बराबर बीटा तो कांस्टेंट है, यू का कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे 2 हो गया इधर, और प्लस एक समाकलन नियतांक लगाएंगे अपन यहाँ, प्लस एक समाकलन नियतांक। तो समाकलन नियतांक अपनी सुविधा के अनुसार मान लेते हैं लॉग ए। नियतांक है तो कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं, तो लॉग ए मान लिया ताकि लॉग की प्रॉपर्टी काम में ले सके। अब लॉग ए को इधर ले आओ, तो लॉग एफ यू माइनस लॉग ए इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर बटे 2। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या हो गया, ये बटे में आ गया ना, ये लॉग एफ यू अपॉन ए, माइनस में लॉग हो तो बटे में हो जाता है ये, इक्वल टू माइनस बीटा यू स्क्वायर अपॉन 2। लॉग हटाएंगे तो एफ यू अपॉन ए बराबर क्या हो गया, ई की घात माइनस बीटा यू स्क्वायर बटे 2, ये हो गया, माइनस बीटा यू स्क्वायर बटे 2 हो गया। एफ यू बराबर क्या आ गया, ए को उधर ले आओ, ए इंटू बीटा यू स्क्वायर बटे 2, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 7। अब बाकी इसी प्रकार लिख दो। इसी प्रकार एफ बी बराबर क्या आएगा, वही कांस्टेंट है ए की घात माइनस बीटा और यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटे 2 हो गया ना। इसी तरह से एफ डब्ल्यू लिख देंगे, ए की घात माइनस बीटा डब्ल्यू स्क्वायर बटे 2, ये समीकरण नंबर 9 हो गया। अब एक समीकरण था अपना जिसमें हमने घनत्व लिख रखा था रो बराबर, तो रो बराबर क्या था, समीकरण कौन सा था ये, शायद समीकरण 3 था या 4 था। 4 से रो बराबर क्या था, एन एफ यू एफ बी, ये था ना समीकरण 3, घनत्व रो बराबर, तो एन और एफ यू एफ बी एफ डब्ल्यू का मान ये लिख दो। अब तीनों को जब गुणा करेंगे तो ए तीनों में ही है, तो ए की घात कितनी हो गई, 3, ए क्यूब हो गया। इन सब में क्या कॉमन ले सकते हैं, ए की घात में बीटा बटे 2, सब में कॉमन है कि नहीं, इनमें देखो बीटा बटे 2 बीटा बटे 2 बीटा बटे 2 कॉमन ले सकते हैं। जोड़ेंगे तो है ही, गुणा में होंगे नहीं है, तो घातें जुड़ेंगी ना, ए की घात तो जुड़ेंगी तो कॉमन आ गया ना माइनस बीटा बटे 2 तीनों में से, तो क्या बचा, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इसको क्या माना था अपन ने, सी स्क्वायर। तो रो बराबर हो गया एन ए क्यू ई की घात माइनस बीटा बटे 2, और इसकी क्या लिख दो, सी स्क्वायर। अब ये बीटा बटे 2 जो कांस्टेंट है इसको भी एक नया मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं माना बीटा बटे 2 बराबर क्या मान लो, सी। तो घनत्व हो गया एन ए क्यू ई की घात माइनस बी मान लो, स्मॉल बी। सी तो यहाँ है ना ऑलरेडी, ये समीकरण नंबर हो गया 10। तो ये घनत्व आ गया हमारे पास एन ए क्यू ई की घात माइनस बी सी स्क्वायर। अभी और बकाया है, अगली क्लास में पढ़ लेंगे इसको।